Students, here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor, Department of Business Administration, SMB Government College Nathdwara. Today I will teach to you regarding one-person company. Contents of this lecture is meaning, salient features, difference between OPC and sole proprietorship, provision of one-person company, merits and demerits of one-person company, cessation of one-person company. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नया सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 262, और इस सेक्शन के तहत अब कंपनियों को 1% कंपनी बनाने की छूट दी गई है। ओपीसी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर, अर्थात एक व्यक्ति कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी वह कंपनी है जिसका निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, जिसका मेंबर एक व्यक्ति ही होता है। ओपीसी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर the Companies Act 2013 with only 1% member having separate legal existence from the member forming it with perpetual succession। अर्थात एक व्यक्ति कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम समावेश संस्था है जो इसका समावेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन हुआ है, जिसमें एक अकेला व्यक्ति होता है जिसका कंपनी से पृथक और स्थायी अस्तित्व होता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। इनकॉर्पोरेट बॉडी, 1% कंपनी जो है वो एक समावेलित संस्था होती है। अकेला व्यक्ति अगर किसी प्रकार के व्यवसाय की स्थापना करता है वो सोल ट्रेड में आ जाएगा, किंतु अगर उसका कंपनी एक्ट 2013 के तहत विधिवत तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तभी वो 1% कंपनी के रूप में अस्तित्व में आएगी। इनकॉर्पोरेशन एज ए प्राइवेट पर्सन, यहाँ पर मैं एक बात आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी का ही एक रूप है, अर्थात इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, वह प्राइवेट कंपनी के रूप में ही होता है, किंतु इसकी स्थापना के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। इसमें सब्सक्राइबर ओनली वन सब्सक्राइबर कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपनी। एक अकेला सब्सक्राइबर इस कंपनी को बना सकता है। इसलिए और जबकि प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत मिनिमम 2 सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है कंपनी एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इनकॉर्पोरेशन एज ए प्राइवेट कंपनी, इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो प्राइवेट कंपनी के तहत ही होता है। आर्टिफिशियल पर्सन, ये कंपनी चूँकि कंपनी है और कंपनी की विशेषता होती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अपन ने कंपनी की विशेषताओं के बारे में पहले पढ़ा है, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है, स्थायी अस्तित्व होता है, कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है। यहाँ पर शेयर कैपिटल के बारे में कुछ बातें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अधिकतम मिनिमम शेयर कैपिटल के बारे में हमारा कंपनी अधिनियम 2013 साइलेंट है, किंतु कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंतर्गत अधिकतम एकल व्यक्ति कंपनी की पूंजी निर्धारित की गई है 50 लाख रुपए। अगर किसी एकल व्यक्ति कंपनी की पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो उसका अनिवार्य रूप से प्राइवेट कंपनी अथवा पब्लिक कंपनी के अंतर्गत उसका समावेलन हो जाएगा, वो कंपनी प्राइवेट अथवा पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में नियम है कि इसमें मिनिमम एक डायरेक्टर के द्वारा ये कंपनी संचालित की जा सकती है, किंतु अधिकतम इसमें कुल 15 संचालक रह सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, निजी कंपनी 1% कंपनी के शेयर्स का अंतरण पॉसिबल है, क्योंकि इसकी स्थापना के लिए केवल एक ही अभिदाता की आवश्यकता होती है और उस अभिदाता के द्वारा कंपनी की स्थापना के समय किसी व्यक्ति विशेष को नॉमिनी बनाया जाता है। अगर अभिदाता की एक अकेले सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो अपनी अनुबंधी क्षमता को खो देता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत नामित व्यक्ति उस एकल व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो जाएगा, अर्थात उसके मृत्यु होने वाले या अनुबंधी क्षमता को खोने वाले व्यक्ति के समस्त अंश एकल व्यक्ति कंपनी को हस्तांतरित हो जाएंगे। किंतु कंपनी के जीवन काल के अंतर्गत अगर अकेला सदस्य जो कंपनी का एकमात्र सदस्य है वो अपने अंशों को ट्रांसफर करना चाहेगा तो इसके बारे में हमारा कंपनी अधिनियम परमिशन नहीं देता है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1% कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रश्न उठता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत भी अकेला व्यक्ति ही व्यापार की स्थापना करता है, अकेले व्यक्ति के द्वारा सभी प्रकार का पूंजी और प्रबंध का कार्य किया जाता है। तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ओपीसी।
यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को बताने की आवश्यकता है कि ओपीसी के रूप में कंपनी की स्थापना करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। इट इज़ क्रिएशन ऑफ लॉ। ओपीसी जो हमेशा बनाई जाती है वो कानून के माध्यम से बनाई जाती है। अपन ने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि ओपीसी द आर्टिफिशियल पर्सन, अर्थात एक ये कृत्रिम व्यक्ति है। इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के द्वारा विधिवत तरीके से होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के उपरांत इस कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय द सोल प्रॉपर्टीशिप में बताया गया, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल द वे ही लाइक्स। एकाकी व्यापार को एकाकी स्वामी अपनी इच्छा अनुसार जिस रूप में चाहे उस रूप में इसका निर्माण कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की बाउंडेशन कानून की नहीं है। रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, ओपीसी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत होना अनिवार्य है। इट इज़ अनरजिस्टर्ड, ये अनरजिस्टर्ड होता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। इट इज़ लीगल एंटिटी, अर्थात इसका वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका इट्स एंटिटी लाइज इन द पर्सन हु फॉर्म्स। देखिए, एकाकी व्यापार की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, एकाकी व्यापार का अस्तित्व सीमित होता है। अर्थात एकाकी व्यापारी सोल ट्रेडर की मृत्यु होने पर या उसकी अनुबंधी क्षमता के समाप्त होने पर एकाकी व्यापार की भी समाप्ति हो जाती है। किंतु कंपनी का लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, अर्थात उसके सदस्य से उसकी एंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर सदस्य और कंपनी दोनों भिन्न भिन्न माने जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओपीसी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द प्रोविजन हु फॉर्म्ड इट। ओपीसी कॉर्पोरेशन हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अभी मैंने आप लोगों को इस बात को एक्सप्लेन किया है कि इनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है इसको निर्माण करने वाले सदस्य से। द फर्म एंड द ओनर इज द कंसिडर वन एंड द सेम, वो दोनों एक ही होते हैं। यहाँ पर दोनों का अस्तित्व समान होता है। व्यक्ति विशेष के सदस्य की मृत्यु होने पर व्यापार की समाप्ति हो जाएगी, अनुबंधी क्षमता खोने पर व्यापार की समाप्ति हो जाएगी, जबकि ओपीसी के अंतर्गत ये बात लागू नहीं होती है। द मेंबर एंजॉय द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर मेंबर सीमित दायित्व के लाभ को एंजॉय करता है, जबकि सोल प्रॉपर्टीशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओपीसी विल बी टैक्स्ड एज द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। ओपीसी का अलग करदाता है, क्योंकि उसको हमने आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में बताया है, एक अलग व्यक्तित्व के रूप में हमने उसको डिफाइन किया है, तो वहाँ पर वो अलग करदाता के रूप में होगा, जबकि ऑनर शेल बी लायबल पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। यहाँ पर ऑनर और उसका व्यापार दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर ऑनर को ही सभी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी वहन करनी पड़ती है। एवरी ओपीसी हैज परपेचुएशन, प्रत्येक ओपीसी का अपना पृथक अस्तित्व होता है, जबकि इट मे नॉट बी परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन सेपरेट सोल प्रॉपर्टीशिप की होती है। ओपीसी कैन बी वाउंड अप बाय कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट। अर्थात ओपीसी अगर अपना वाइंडिंग अप कराना चाहती है तो उसको हमारे कानून के अंतर्गत जो भी कंप्लाइंसेस दे रखी है, जो भी नियम दे रखे हैं, उन नियमों की पालना करके ही ऐसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी का निर्माण भी जन्म भी कानून के माध्यम से होता है और कंपनी की समाप्ति भी कानून के माध्यम से होती है। जबकि सोल प्रॉपर्टीशिप के अंतर्गत वाइंडिंग अप उसका स्वामी जिस रूप में चाहे उस रूप में उसका वाइंडिंग अप जब चाहे और जिस रूप में चाहे उसका वाइंडिंग अप कर सकता है। अभी यहाँ 1% कंपनी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ओनली वन बाई ए नेचुरल formation and incorporation only by a natural person who is an Indian citizen and resident in India। अर्थात 1% कंपनी का निर्माण एक अकेले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वो व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए अथवा रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, अर्थात जिसने कम से कम भारत में 182 दिन 1 वर्ष के अंतर्गत वो रहा हो। फॉर्मेशन एज ए प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी का फॉर्मेशन प्राइवेट कंपनी के रूप में होता है, निजी कंपनी के रूप में ये कंपनी मानी जाती है। ओनली वन सब्सक्राइबर, ऐसी कंपनी के अंतर्गत केवल एक ही सब्सक्राइबर होता है, अर्थात कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में सब्सक्राइबर के रूप में एक अकेला व्यक्ति सिग्नेचर करता है, वही सब्सक्राइबर कंपनी का सदस्य माना जाता है। इसीलिए इसको 1% कंपनी के नाम से पुकारा जाता है। नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर हु शुड नॉट बी ए माइनर, अर्थात ऐसी कंपनी के अंतर्गत सब्सक्राइबर को कंपनी के फॉर्मेशन के समय ही नॉमिनी का नाम लिखना होगा, उसकी लिखित सहमति साथ में
लगाई जाएगी और ऐसा सदस्य जो नॉमिनी होगा वो किसी भी दशा के अंतर्गत माइनर नहीं होगा, वो किसी भी दशा के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल किसी भी दशा के अंतर्गत वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होगा, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड विथ नेम, ऐसी कंपनी को अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड शब्द तो लगाना ही पड़ेगा, किंतु ब्रैकेट में आगे OPC 1% कंपनी भी लिखना होगा, जिससे कि बाह्य पक्षकारों को ये जानकारी मिल जाए कि ये एकल व्यक्ति कंपनी है। डायरेक्टर्स के संदर्भ में मिनिमम, चूँकि इस कंपनी के अंतर्गत अकेला व्यक्ति ही इस कंपनी की स्थापना करता है, तो न्यूनतम 1 संचालक और अधिकतम ऐसी कंपनी 15 संचालक नियुक्त कर सकती है। नंबर ऑफ नॉट फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और चैरिटेबल पर्पज, ऐसी कंपनी की जो स्थापना की जाएगी वो किसी भी दशा के अंतर्गत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में अथवा चैरिटेबल पर्पज के रूप में नहीं की जाएगी, अर्थात ये कंपनी पूर्ण रूप से व्यावसायिक कार्यों के लिए ही स्थापित की जाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 के अंतर्गत जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की स्थापना के प्रावधान दिया गया है, ऐसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी किसी भी दशा के अंतर्गत 1% कंपनी के रूप में स्थापित नहीं की जा सकती है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द OPC 1% कंपनी। मेरिट्स, लिमिटेड लायबिलिटी, देखिए मैंने आप लोगों को जब सोल प्रोप्राइटरशिप और OPC के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको कहा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो सबसे बड़ी सीमा है, दोष है, वहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि 1% कंपनी में इसके सदस्य का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पर सदस्य की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट 1% कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में एंजॉय करना है। सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि निजी कंपनी का उसके सदस्य से पृथक और स्थायी अस्तित्व होता है। उसके 1% कंपनी अपने 1% कंपनी अपने सदस्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उस 1% कंपनी एक अलग व्यक्तित्व है और उसका सदस्य अलग है, दोनों के बीच में सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है। लो ऑपरेशन कॉस्ट, 1% कंपनी की ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होती है। इजी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि कंपनी के रूप में फॉर्म होती है तो बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंसिंग का कार्य भी इन कंपनियों को बहुत आसानी से हो जाता है। सीक्रेसी, चूँकि अकेला व्यक्ति है इसको बनाने वाला, इस कंपनी के अंतर्गत पूर्ण रूप से सीक्रेसी रहती है। लो रेगुलेटरी कॉस्ट, ऐसी कंपनी के निर्माण के अंतर्गत खर्चे भी कम आते हैं, बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ऐसी कंपनी को नहीं करना पड़ता है। डिमेरिट्स, हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, अभी आपकी एक कंपनी जिसकी अधिकतम पूंजी 50 लाख रुपये निर्धारित कर रखी है, ऐसी कंपनी बहुत वृहद स्तर पर व्यापार का संचालन नहीं कर सकती है। ऐसी कंपनी को फॉर्मेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, तो उस लीगल फॉर्मेलिटी के लिए बहुत सा पैसा खर्च करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी डिमेरिट है हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। कंपनीज के रूप में जो हमारे भारतीय वित्त मंत्रालय के द्वारा CBT के द्वारा जो टैक्सेस की रेटें तय की गई है, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर लगने वाला टैक्स बहुत अधिक है। ऐसी कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है जिसकी रेट बहुत अधिक होती है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं क्योंकि ये पब्लिक इशू जारी नहीं कर सकती है। लिमिटेड स्टॉक ऑफ एक्टिविटीज़, कंपनी की एक्टिविटीज़ लिमिटेड होती है क्योंकि इसकी अधिकतम पूंजी 50 लाख पर निर्धारित की गई है। मैनी फॉर्मेलिटीज़, ऐसी कंपनी को स्थापना के संदर्भ में एवं इसके अलावा भी कंपनी को समय समय पर विभिन्न प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है जो कंपनी विधान के अंदर दी गई है। ये इसका एक सबसे बड़ा दोष कहा जा सकता है। सीजेशन ऑफ OPC, कब 1% कंपनी का सीजेशन हो सकता है? देखिए, जिस कंपनी को एक अकेले व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया है, अगर ऐसी कंपनी की पेडअप कैपिटल किन्हीं कारणों से 50 लाख रुपए से अधिक हो जाती है अथवा एक रिलीवेंट पीरियड मतलब लगातार पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत अगर कंपनी का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक का हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत 1% कंपनी के रूप में इसका सीजेशन हो जाएगा। ऐसी कंपनी को
रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ेगा और सूचित करके ऐसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में अथवा पब्लिक कंपनी के रूप में ऐसी कंपनी का कन्वर्जन किया जाएगा। ये था अपना 1% कंपनी। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को कंपनी के अन्य प्रकारों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स।